हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं वाटर। ठीक है, वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है और एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे वाटर में पॉल्यूशन होता है, कैसे वाटर ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर इफेक्ट आ रहा है। और साथ ही हमने देखा कि किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, क्या मेथड्स हैं वाटर कंजर्वेशन की, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिशनल तरीके क्या हैं जिसके के द्वारा वाटर को हार्वेस्ट किया गया जाता है या कंजर्व किया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक और मेजर फॉर वाटर कंजर्वेशन दैट इज कॉल्ड एज डैम्स। ठीक है, तो ठीक है, वाटर फॉर ऑल पढ़ रहे हैं हम, जिसमें कि कंजर्वेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। ठीक है, तो वाटर विच इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन किस तरह किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में। डैम्स क्या होते हैं? डैम्स जो होते हैं वाटर जो भी रिवर्स होती हैं, ठीक है, डैम्स जो है एक वाटर कंजर्वेशन की मेथड है। ठीक है, इट्स अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो रिवर होती है उस पर डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और इन डैम्स में क्या होते हैं, कैनाल्स होती हैं। ठीक है, और इन कैनाल्स के द्वारा जो पानी है उसके बहाव को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मोड़ा जाता है, अपने अनुसार हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि डैम्स है, उसके कुछ चैनल्स जो है वो खोले गए। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है और उसकी वजह से जो है कई बार कुछ गांवों में फ्लड्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो डैम्स जो हैं एक तरीका है जिसके के द्वारा रेन वाटर को रेस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब रिवर्स में वाटर आएगा, ठीक है, और उसमें यदि हम उस पर कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है, उसके बहाव को हम अपने तरीके से रोक सकेंगे, ठीक है, और उसे मोड़ सकेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम वाटर को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। हम उस वाटर को किस पर्पस में यूज किया जाता है? एक तो रेस्टोरेशन पर्पस से वाटर को रेस्टोर किया जाता है, दूसरा इरिगेशन पर्पस से उसका यूटिलाइज किया जाता है कि जिस एरिया में डैम बनता है उस एरिया में उस डैम के पानी से इरिगेशन किया जा सकता है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम बहाव को रोक रहे हैं, हम उसे बहने से रोक रहे हैं और अपने मुताबिक उसे जो है कैनाल्स में उसे जाने दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ कंट्रोल मेजर। ठीक, तो इस प्रकार हम जो वाटर का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ डैम्स। ठीक है, अब ये डैम्स का क्या पर्पस है? एक तो रेस्टोरेशन, हम वाटर को रिस्टोर कर रहे हैं। जहाँ भी डैम्स बने होंगे, आपने यदि किसी डैम को देखा होगा तो डैम के जो है वहाँ पे बहुत सारा पानी जो है कंजर्व किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, तो कई जगह तो कई पूरी की पूरी सिटीज़ जो है वो डैम का पानी ही सप्लाई होता है सिटीज़ में, जिसे कि पीने में और दूसरे पर्पस से जो है यूज़ किया जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है इरिगेशन, जो कि डैम के पानी से किया जाता है, सिंचाई का काम। ठीक है, तो डैम्स जो है मैन मेड इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, और इसलिए चूंकि हम नेचर में इंटरवीन कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका डैम के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी देखने को मिलता है। ऑब्जेक्शन के कुछ कारण हैं। ठीक है, व्हाई इट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाई कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहला जो ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, जहाँ भी डैम्स बनते हैं ठीक है, जहाँ भी डैम्स बनते हैं तो सबसे पहले जो है ये जो भी डैम कंस्ट्रक्ट करती है गवर्नमेंट, वो यह जो है वादा करती है कि जो वाटर डैम्स का है वो इक्वली सभी को मिलेगा। जो भी किसानों की ज़मीनें हैं आसपास, उनको बराबर मात्रा में पानी मिलेगा। लेकिन डैम कंस्ट्रक्ट होने के बाद ऐसा नहीं होता और कुछ लोगों को पानी ज़्यादा मिलता है। यूजुअली जो डैम के पास की ज़मीनें होती हैं उन्हें बहुत इंटेंस सप्लाई होती है वाटर की, लेकिन जो दूर
दूर होते हैं उन्हें सप्लाई नहीं मिलती। तो इस प्रकार अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब वाटर का होता है तो ऑफ कोर्स लोग जो है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो है inadequate compensation for relocation and rehabilitation। ये क्या है, अब जहां भी जिस भी रिवर पे डैम्स बनेंगे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उस डैम को बनाने के लिए लैंड लगेगा। ठीक है, वो सिर्फ रिवर पे नहीं बन सकता, उसके लिए रिवर के आसपास की जो भी लैंड है वो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूटिलाइज होगी। अब वो लैंड जिस भी ओनर की है, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो लोग उस रिवर के आसपास रहते हैं या जिन लोगों की वहाँ पे ज़मीनें हैं जिस पे वो खेती करते हैं, तो उन्हें अपनी ज़मीनें देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके कि एवज में कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो कंपनसेशन मिलता है वो अक्सर इनएडिक्वेट होता है। ठीक है, सफिशिएंट नहीं होता, और इसीलिए जो लोग वहाँ से रीलोकेट होते हैं उनके लिए वो पर्याप्त नहीं होता, और इसीलिए वहाँ पे उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनएडिक्वेट कंपनसेशन जब रीलोकेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए मिलेगा, जिन लोगों की ज़मीनें हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जगह से जब कोई रहता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, उसका एम्प्लॉयमेंट वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब वहाँ से वो रिलोकेट करेंगे तो दे शुड हैव इनफ मनी सो दैट दे कैन रीलोकेट एंड रिहैबिलिट ऑप्टिममली। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि ह्यूज कॉस्ट फैक्टर। ह्यूज कॉस्ट फैक्टर मीन्स डैम बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब किसी भी गवर्नमेंट कुछ भी यदि इम्प्लीमेंट करती है, कुछ भी नई योजना वो लेके आती है या कुछ भी नए कंस्ट्रक्शन वो करती है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स हो, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? उसके लिए पैसा आता है पब्लिक के पास से। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो भी टैक्स पे करती है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो पब्लिक का ही पैसा है। ठीक है, जब ह्यूज कॉस्ट फैक्टर होगा और उसका रिजल्ट जब सफिशिएंट नहीं होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा पब्लिक में। तो ह्यूज कॉस्ट फैक्टर इज ऑल्सो अ कॉज फॉर ऑब्जेक्शन फॉर डैम्स। ठीक है, फोर्थ जो है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब जब डैम्स फॉर्म होते हैं तो डैम्स जो है एनवायरनमेंट को बहुत अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो मैंने आपको कहा कि ये एक ह्यूमन इंटरवेंशन है, आप एक नेचुरल तरीके में क्या कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। तो जब आप इंटरवीन करते हैं तो सम वे यू विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो रिवर फॉर्म्स होते हैं डैम्स की वजह से वो अफेक्ट होते हैं, और डैम्स बनने की वजह से बहुत सारे लैंड जहाँ पे पानी मिलना चाहिए, रिवर बेसिन का पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इट विल अफेक्ट द रिवर फॉर्म्स। रिवर के जो फॉर्म्स होते हैं, रिवर बेसिन, ठीक है, ये रिवर लैंड फॉर्म्स है, रिवर फॉर्म्स की जो है आप उसको अफेक्ट करें, या आप रिवर के फ्लो को यदि अफेक्ट करते हैं तो आप रिवर फॉर्म्स को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप डैम बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करेंगे। जिस एरिया में फॉरेस्ट है, लेकिन यदि आपको डैम बनाना है तो आपको वो फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फॉरेस्ट हटाते तो आप सिर्फ ट्रीज को अफेक्ट नहीं करते हैं, ट्रीज पे रहने वाले जो बर्ड्स होती हैं आप उनको अफेक्ट करते हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर है, जंगली जानवर, आप उनको अफेक्ट करते हैं। तो इन दिस वे यू अफेक्ट द होल बायोडाइवर्सिटी। सो इन दिस वे जो डैम्स है इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट कॉज करता है। तो ये दीज आर द रीजन व्हाई देयर इज एन ऑब्जेक्शन फॉर द डैम्स। ठीक है,
ये हो गया डैम के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ गंगा। गंगा रिवर जो कि सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार उसका पोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ गंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर बहुत जो है लंबी रिवर है इंडिया की, और ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स जो है इंडिया के इससे कवर होते हैं, और अराउंड 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी अराउंड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो हिमालय से गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है ये, और बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है जाके। तो इस प्रकार इसका ओरिजिनेट फ्रॉम Gangotri in Himalaya and ends in Ganga Sagar in Bay of Bengal। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रिवर है ये 2500 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, और डिफरेंट लैंड फॉर्म रिवर फॉर्म ये फॉर्म करती है। ठीक है, तो गंगा रिवर का पोल्यूशन इज वेरी वेरी नोन। वाई गंगा रिवर इज पॉल्यूटेड, क्या कारण है उसके, तो रीजन ऑफ पॉल्यूशन, सबसे पहला रिलीजियस बिलीफ। व्हाट रिलीजियस बिलीफ, हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा रिवर में स्नान करने से साल्वेशन की, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही कई लोग जब उनके रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है तो उसे क्रिमेट करके जो है गंगा में उसे बहा दिया जाता है, विसर्जित किया जाता है। तो ये जो 2 कारण है, एक तो बाथिंग एंड, ठीक है, and putting the half burned or half cremated dead bodies into the Ganga river, it leads to the major pollution of Ganga, and बिकॉज ऑफ दिस जो गंगा रिवर का वाटर है वो इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि ये घर बन गया है बीमारियों का। जो वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, इनका ये कारण बन रहा है। डिजीज जो वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं वो इसकी वजह से हो रही है। इसको जो है पीने से, इसके पानी के पीने से लोग जो है इन वाटर बोर्न डिजीज से अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि गंगा रिवर में पाया जाने लगा है, इसकी वजह से ये इरिगेशन के लिए अनसूटेबल हो गई है। इट मेड इट अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन सब के रहते हुए इतना जब गवर्नमेंट ने देखा कि इन सब चीज़ों की वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा, डैम्स, जो गंगा रिवर बेसिन पे डैम बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि उसके आसपास जो भी फॉरेस्ट है उन्हें हटाया जा रहा है, डैम बनाए गए, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, इट इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने आप बताया आपको, डैम की वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। जो भी जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो प्रभावित होंगे और बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि इकोसिस्टम में सभी लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं डैम्स मेड ऑन रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, इन सब के चलते जब देखा गया कि गंगा रिवर में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो 1985 में प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, एंड इट वाज गंगा
एक्शन प्लान। ठीक है, जिस पे कि 900 करोड़ रुपीस खर्च किए गए, लेकिन देयर वॉज नो रिजल्ट, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। और उस प्रोजेक्ट की वजह से भी गंगा रिवर के पॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं आया। उसके बाद 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, और उसे कहा नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। NRGBA, और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1986 में फॉर्म किया और इसने 2009 फैब में 20 फरवरी 2009 में गंगा को नेशनल रिवर अनाउंस किया। ठीक है, इट अनाउंस्ड गंगा रिवर और नेशनल रिवर, and they are doing something for the pollution of गंगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अथॉरिटी हैं जो कि गंगा रिवर पॉल्यूशन के लिए काम कर रही हैं। और गंगा के पॉल्यूशन में जो लेटेस्ट गवर्नमेंट है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो गवर्नमेंट है दैट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द पॉल्यूशन ऑफ गैंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा हमने देखा क्या कारण है उसके। रिलीजियस बिलीफ जो है कि उसमें हमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये जो बिलीफ है इसकी वजह से लाखों करोड़ों जो लोग हैं उसमें हर साल जो है स्नान करने के लिए आते हैं। साथ ही क्रीमेशन के लिए वहाँ पे क्रीमेट करके और डेड बॉडीज को उसमें डाल दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। वो एक बिलीफ जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहा है गंगा रिवर का। कॉलेरा और डिसेंट्री जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ें हैं वो इसकी वजह से बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और इस पॉल्यूशन की वजह से कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो रिवर में आया है और वो जो उसकी कॉलोनीज की वजह से इट इज़ अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एक और फैक्टर है फरक्का बैरेज, जिसे कि बनाया गया था किस पर्पस से, भागीरथी फ्रेश वाटर जो था उसे भागीरथी रिवर में टर्न किया गया था, लेकिन उस भागीरथी मीन्स गंगा रिवर ओनली, तो फरक्का बैरेज को जो है बनाया गया था, कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ टर्निंग द फ्रेश वाटर in Bhagirathi river, but due to this factor what happened, salinity बहुत बढ़ गई गंगा रिवर की। इट कॉजेज इंक्रीज सैलिनिटी, सॉल्ट जो कंटेंट है सैलिनिटी, सॉल्ट कंटेंट, सैलिनिटी मतलब उसका सॉल्ट कंटेंट जो है वाटर का बहुत बढ़ गया। और जब सॉल्ट कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा किसी भी वाटर का तो अनसूटेबल हो जाएगी किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और कंजप्शन के लिए, पीने के लिए भी वो वाटर फिर उपयुक्त नहीं रहा। ठीक है, तो फरक्का बैरेज जो कि बनाया गया था फॉर टर्निंग द फ्रेश वाटर इनटू द भागीरथी रिवर विच कॉजेज इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ गंगा रिवर एंड मेड इट अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर विच कॉजेज द पॉल्यूशन and the authority which are doing something for the Ganga river. Okay, so this is all about the pollution of gangs. Now we will go toward the forest, and forest is also a natural resource, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स क्या हैं, फिर हमने पॉल्यूशन ऑफ गैंग्स देखा। अब हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और इस प्रकार
हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और जो भी ह्यूमन इंटरवेंशन होता है उससे फॉरेस्ट भी अफेक्ट होता है और वाइल्ड लाइफ भी अफेक्ट होती है। ठीक है, बायोस्फीयर जो होता है जिसमें कि फॉरेस्ट है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वह बायोस्फीयर लाइफ जोन ऑफ लाइफ कहलाता है। बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज जोन ऑफ लाइफ, क्योंकि यही जो ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कि लाइफ पाई जाती है और इसलिए इसे जोन ऑफ लाइफ कहा जाता है। और यहाँ पे बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर में या इकोसिस्टम रहता है और इकोसिस्टम के सभी कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे पर इम्पैक्ट कॉज करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है उससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एक तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, जैसे कि टिम्बर, ठीक है, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स जो कि प्लांटेशन से बनाई जाती हैं वो हमें मिलती है फॉरेस्ट से। ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जो पेपर फॉर्म होता है उसके लिए भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रेजिन्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट से मिलते हैं। लाख जो है कि एक फॉरेस्ट डिपेंडेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। हनी जो है एक ऐसा है जो कि प्रोडक्ट जो कि हमें मिलता है फॉरेस्ट से। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। साथ ही फॉरेस्ट से टिम्बर मिलती है। टिम्बर मीन्स वुड, जो कि जिसे कि फर्नीचर या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो फॉरेस्ट से हमें एक तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, साथ ही ये एनवायरनमेंट में बैलेंस भी बना के रखता है। ठीक है, कैसे बना के रखता है एनवायरमेंटल बैलेंस? सबसे पहला तो हमें ये एयर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, एयर टू ब्रीथ। प्लांट से हमें मिलती है एयर। ठीक है, साथ ही एनवायरमेंटल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? आपने सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो मिट्टी को ग्रेस्प करके रखते हैं, उसकी रूट्स, तो सॉइल इरोजन को ये रोकता है। ठीक है, इट चेक्स द सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन यदि रोकेगा तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, जो बारिश होगी उसका पानी ज़मीन में जाएगा रिस्क है। लेकिन यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं होगा और सॉइल इरोजन होगा। तो इस प्रकार जो फॉरेस्ट है वो एक एनवायरमेंटल बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही दे आर रेसिडेंट फॉर मैनी एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो जंगल में रहते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट एनिमल्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। ठीक है, तो इस प्रकार जो फॉरेस्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, जो कि बैलेंस बनाए रखता है पूरे इकोसिस्टम में। अब ये जो फॉरेस्ट है इसका लॉस कैसे हो रहा है? लॉस कैसे होता है? लॉस ऑफ फॉरेस्ट, क्या क्या रीजन है जो फॉरेस्ट कम हो रहा है? ठीक है, अराउंड 36 मिलियन ऑफ एकड़, कैन यू इमेजिन 36 मिलियन acres of forest is lost every year. क्या कारण है इसका कि हर साल इतना फॉरेस्ट का जो लैंड है, इतना जो लैंड है 36 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड ऑफ फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है जंगलों को? डिफरेंट पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें रेल ट्रैक बनाना है तो हमें जंगलों को साफ करना पड़ेगा, रोड ट्रैक बनाना है तो हमें जंगलों को साफ करना पड़ेगा, बिल्डिंग्स बनानी है, स्मार्ट सिटीज बनानी है तो हमें जंगलों को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स यदि बनाने हैं तो हमें जंगलों को साफ करना पड़ेगा। साथ ही रेसिडेंशियल एरिया बनाने के लिए भी उस लैंड में जितने भी पेड़ हैं वो हमें काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रीज को काटा जाता है
और डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को खत्म करना इस डिफॉरेस्टेशन। तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए कुछ भी यदि हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो उस एरिया में यदि फॉरेस्ट है तो वो हमें काटना पड़ेगा। डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया इन प्रीवियस लेक्चर, कि डैम जब कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उसके आसपास का जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत डीपली इम्पैक्ट होता है। तो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए जो भी फॉरेस्ट है उसे हमें काटना पड़ता है। तो वन ऑफ द रीजन इज कंस्ट्रक्शन। अदर कुछ रीजन ऐसे नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, storms, flooding and forest fire। फॉरेस्ट फायर भी एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, स्टॉर्मिंग, फ्लडिंग एंड फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो है, फॉरेस्ट फायर भी नतीजा है ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। कई बार फॉरेस्ट फायर होती है, लाइक जो लोग कैंप फायर करते हैं, यदि केयरलेसली कैंप फायर की जाए और उसको वहीं छोड़ दिया जाए तो इट कैन वो बढ़ सकती है, वो फायर बढ़ सकती है बहुत गर्मियों में, और बहुत ज़्यादा समर में जब इस फायर होती है और ड्रॉट्स की वजह से बहुत तेज़ी से जब हवाएं चलती हैं तो ये फायर और तेज़ी से बढ़ती हैं। अब ड्रॉट्स का रीज़न क्या है? यदि बहुत तेजी से आंधी क्यों चलेगी? यदि वहां पे जंगल कम हो गया है, ट्रीज कम हो गए हैं, तो ड्रॉट्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से फॉरेस्ट फायर कई बार होती है, ठीक है, कैंप फायर की वजह से, या कुछ लोग जो है लैंड यूज करके जब वो फायर सेट कर देते हैं, ठीक है, और वो जो फायर से, फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा कि फसल काटने के बाद, क्रॉप्स काटने के बाद जो भी बचता है उसे जला दिया जाता है, तो वह जो फायर है वो भी फैल सकती है जंगलों में, ठीक है। तो इस प्रकार ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से वो जो फॉरेस्ट फायर है वो जंगलों में बढ़ सकती है। फॉरेस्ट फायर एक बहुत सैड थिंग है, बिकॉज फॉरेस्ट फायर सिर्फ फॉरेस्ट को अफेक्ट नहीं करती, फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है उससे भी वो डीपली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो व्हाट आर द रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन? बताया मैंने आपको कि एक तो कंस्ट्रक्शन जो है उसकी वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, दूसरा नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड हु आर द स्टेक होल्डर इन द फॉरेस्ट। स्टेक होल्डर इन फॉरेस्ट का सिंपल मीनिंग है कि हु आर इन्वॉल्व इन टू द फॉरेस्ट, किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन है जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आपने यदि रेंजर्स के बारे में सुना होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बारे में सुना होगा, तो ये जो है कुछ लोग होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, ये गवर्नमेंट के जो है लोग होते हैं जो कि कंट्रोल करके रखते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। फॉरेस्ट कंट्रोल करके रखते हैं, दैट मीन्स कि जो लकड़ियां हैं वो ना काटी जाए या उनकी स्मगलिंग ना हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को, साथ ही जो फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार बहुत सारे लॉज होते हैं जिसे कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उसकी अथॉरिटी, पूरे फॉरेस्ट की अथॉरिटी उनके पास होती है, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फॉरेस्ट गवर्नेंस जो है उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, दे कैन कंट्रोल, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकते हैं कि फॉरेस्ट में क्या जो है, कौन लोग आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकता, ठीक है। वहां से कुछ बाहर जा सकता, जैसे स्मगलिंग कई बार होती है, आपने सुना होगा कि चंदन की लकड़ी का बहुत स्मगलिंग होती थी और उसके लिए साउथ में एक वीरप्पन नाम का जो स्मगलर था, ही वॉज वेरी फेमस फॉर स्मगलिंग ऑफ
सैंडल वुड, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। साथ ही जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, उनका शिकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं आप। तो ये सब जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, फॉरेस्ट गवर्नमेंट के पास, और वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखती है, ठीक है। दूसरा, पीपल लीव नियर बाय फॉरेस्ट या विलेजर्स, ठीक है। वो लोग जो कि फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, स्पेशली ट्राइबल लोग, ठीक है। ट्राइबल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, और वो लोग जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वो लोग स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट में, क्योंकि उनका एक इन्वॉल्वमेंट होता है, वो फॉरेस्ट में डिपेंडेंट होते हैं किस किस चीज़ों के लिए, ठीक है। वो सभी प्रोडक्ट जो कि फॉरेस्ट से मिलते हैं उन पे, उसके लिए वो फॉरेस्ट में डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी दे कंट्रोल, ठीक है, जबकि दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट जो कि फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे बैम्बूस, ठीक है। बैम्बूस के कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो बैम्बूस जो है वो फॉरेस्ट से ही मिलेगा। तो इस प्रकार दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट दे गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। टिम्बर, ठीक है, फायरवुड, जो जलाने के लिए उन्हें लकड़ियाँ चाहिए उसके लिए वो जंगलों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो लोग होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, इनका एक इन्वॉल्वमेंट होता है फॉरेस्ट में, ठीक है। तीसरा, ओके, साथ ही ये लोग जो है, इनके जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो इनके पास होते हैं, उनके लिए भी ये फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। दे विल ग्रेज, जो भी एनिमल्स होंगे दे ग्रेज ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है। उनके चारे के लिए, उनके फोडर के लिए दे विल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है। जो थर्ड पीपल होते हैं, ठीक है, थर्ड आर इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट, they are dependent on forest for the product। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या क्या मिलते हैं, पेपर के लिए, टिम्बर के लिए, फ्रूट, नट और मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो इनकी जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वो किस पे डिपेंड होंगी, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होंगी। तो इस प्रकार इंडस्ट्रीज का भी एक स्टेक होल्डर है, दे आर स्टेक होल्डर इन द फॉरेस्ट, उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट है फॉरेस्ट में, ठीक है। साथ ही चौथा, organization which are working to protect and preserve the forest। ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पे भी यदि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो कि फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। यदि कहीं पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें बचाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये चार हैं जो कि स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट में, गवर्नमेंट अथॉरिटी, द पीपल विच लीव नियर द फॉरेस्ट, द इंडस्ट्रीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक। अब हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन, कारण हमने पढ़े क्या क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन के कारण। अब हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट्स क्या होते हैं एंड हाउ वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट।